बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ़ जावेद यूट्यूब चैनल की वसात से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कंपटीशन के एस्पिरेंट्स बिलखसूस एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीट्स आई थी, वो तमाम स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे, आज उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी इस एतबार से क्लोज हुई है कि वो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। आज रिटन पोर्शन का टेस्ट हो गया उनका। तो ये अपॉर्चुनिटी बखूबी जिन्होंने ये तैयारी करते रहे और ये सारा अपना सिलसिला उन्होंने बेहतरीन तरीके से टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी उन्होंने चलाया, उन्होंने तैयारी की। आज उसका एंड हुआ। पेपर किस तरह उनके लिए रहा ये डिसाइड करेगा रिज़ल्ट। लेकिन मैंने जो अपने स्टूडेंट्स के साथ पेपर को डिस्कस किया तो पेपर टफ था, इजी पेपर नहीं था। 16 ग्रेड की एक गस्टेड पोस्ट के लिए बेल्ट फोर्स के अंदर पेपर जिस तरह होना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पेपर वैसा ही था, इस तरह का ही पेपर होना चाहिए था। ये पेपर जो अपना मेरिट का बेंचमार्क सेट करेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 62 से 70 तक जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे उनको इंटरव्यू कॉल आएगी। तो वो स्टूडेंट्स जिनके 62 से प्लस या 62 मार्क्स हैं, उन्होंने आके अपनी कैलकुलेशंस की हैं और मेरी वीडियो को देख के अपने आप का एनालिसिस करें कि ये पेपर था, उसमें ये भी क्वेश्चंस था, ये भी क्वेश्चंस थे, इस तरह के क्वेश्चंस थे। बाज़ औक़ात हम भी जब पेपर दे के आते थे हम रिकॉल करने की कोशिश करते थे अपनी मेमोरी, तो वो सारे क्वेश्चंस आप याद नहीं रख पाते थे, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती थी और हम अपना एहतसाब मुहासबा नहीं कर पाते थे कि मेरे कौन से क्वेश्चंस ठीक हैं और कौन से गलत हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप देखकर एनालिसिस करिएगा। तो मेरा जो आइडिया है कि 60 और 70 के दरमियान जिस स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उसे इंटरव्यू कॉल आएगी। तो जिन्होंने अपने कैलकुलेशंस की कि हमारा इंशाल्लाह इंटरव्यू कॉल आएगी हमें, उनके लिए नेक ख्वाहिशात उनके इंटरव्यू के लिए। ये मेरा वीलॉग जो है उनको भी सपोर्ट करेगा। और जिन्होंने अपने आप को अपने एहतसाब मुहासबे के बाद देखा कि हमारे 60 मार्क्स नहीं हैं, उनके लिए बेस्ट विशेज़। और उनको इस सारे प्रोसेस से जो लर्न करना चाहिए वो ये कि ये पेपर में बैठना और इसके लिए तैयारी करना भी एक लर्निंग प्रोसेस था। आगे एस एंड GAD का पेपर है असिस्टेंट का, इसके अलावा तहसीलदार नायब तहसीलदार के पेपर्स हैं। तो ये सारी तैयारी, ये पेपर का एनालिसिस, ये मेरा वीलॉग, मेरी ये वीडियो उन सब के लिए इंशाल्लाह कारआमद साबित होगी। सो हम पेपर को अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, यानी मैं सीक्वेंस को नहीं देखूंगा, इसमें पहला क्वेश्चन था या आखिरी क्वेश्चन था, जो क्वेश्चंस थे मैंने अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस किए। तो मेरे पास 90 क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने मेमोरी, मेरे स्टूडेंट्स ने रिकॉल करके अपने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। उस हिसाब से मैंने अपने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि इतने अगर जिस स्टूडेंट ने 100% जो है सही किए हैं तो उसको इंटरव्यू कॉल आएगी इंशाल्लाह। तो एक क्वेश्चन था कि कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी है 1955 से लेकर 1958 तक, ये टोटल कितनी बार बनी है, कितनी कोलिशन गवर्नमेंट्स 1955 से लेकर 1958 तक बनी है। तो उसका जो आंसर है वो है जी 4 बार बनी है। 4 बार कोलिशन गवर्नमेंट कौन कौन सी बनी है? चौधरी मोहम्मद अली की, उसके बाद हुसैन शीद सोहरवर्दी साहब की, उसके बाद आई चंद्रीगढ़ की, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की। ये 4
गवर्नमेंट्स हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट्स थी 1955 में चौधरी मोहम्मद अली की 1955 से 1956 तक, उसके बाद हुसैन शीर सोहरवर्दी की 1956 से 1957 तक, और उसके बाद थर्ड नंबर पे है इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये 1957 से 1957 के दरमियान में ही है, और इनका जो टेन्योर है एज प्राइम मिनिस्टर ये है सेकेंड शॉर्टेस्ट टेन्योर है इनका। जो पहला है आपको पता ही है वो नूरुल अमीन साहब का है, और फोर्थ वन है मलिक फिरोज खान नून की 1957 से 1958 तक है। ये थी कोलिशन गवर्नमेंट्स। आपको डिटेल में इसलिए बताया है कि हर स्टेप जिंदगी का जो आपका हर स्टेप उसमें आपको लर्न करना चाहिए। आपने आगे भी एग्जाम्स देने हैं, पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स में बैठना और इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस को देखना, इनको कॉम्प्रीहेंड करना, ये आपका लर्निंग प्रोसेस होता है। तो हम भी जब तैयारी करते थे पेपर दे के आए हैं तो आके सारे क्वेश्चंस नोट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी मंजिल एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर नहीं है, ना ही उस पेपर में बैठना था। आपकी मंजिल इससे बहुत आगे है। तो उसके लिए मटेरियल और उसके लिए ये खाम माल यही है। तो आपको चाहिए कि जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं उनको लिखें, पेन डाउन करें, उनको रिसर्च करें, और वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाए। आइंदा पेपर में क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। तो ये ना हो कि यार ये तो क्वेश्चन पहले पेपर में भी आया था तो मैं उस टाइम क्यों नहीं कर सका। तो मैं इसलिए टू अ सम एक्सटेंट इनको डिटेल में देख रहा हूं, वो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। सो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वार सेकेंड में 6 अगस्त 1945 को जिस प्लेन के ऊपर, जिस जहाज के ऊपर पहला एटम बम गिराया गया, उस जहाज का नाम क्या था? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये वही बच्चा कर सकता है जिसने चीजों को इन डिटेल देखा है। उसका नाम था B-29। उस प्लेन का नाम था B-29। 2 एटम बम गिराए गए थे, एक 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। एक का नाम स्मॉल बॉय था और दूसरे का नाम था फैट मैन। और जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया था कि जापान के ऊपर बम गिरा दिए जाएं, उसका नाम था हैरी ट्रूमैन। ये भी ऑब्जेक्टिव आई हुई याद रखिएगा, हैरी ट्रूमैन था उसका नाम। थर्ड क्वेश्चन ये था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है या चेयरमैन होता है? तो उसके हेड को प्रेसिडेंट कहते हैं, चेयरमैन नहीं कहते, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने जो फर्स्ट हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है वो किस कंट्री से जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन था। सो इसमें लर्निंग ये भी नजर आ रही है कि चीजों को सरसरी उसका आपने जायजा नहीं लेना। आप 16 ग्रेड की गस्टेड पोस्ट के लिए एक 100 नंबर का पेपर दे के आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं, तो एग्जामिनर आपको टफ टाइम देगा। उसने टफ टाइम आज के पेपर में दिया है। सो 4 बार पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन बना है। याद रख लीजिएगा, पहली दफा 1971 में, दूसरी दफा 1978 में, तीसरी दफा 1982 में और चौथी बार 1994 में। ये 4 बार है। मैं चारों बार किस किस को हराया है, किस कंट्री को, वो भी आपको बताने लगूंगा। पहली दफा 1971 में स्पेन को हराया है, 1978 में नीदरलैंड को हराया है, 1982 में वेस्ट जर्मनी को हराया है और 1994 में दोबारा नीदरलैंड को हराया है। सो आज का क्वेश्चन था कि फर्स्ट पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता है हॉकी का 1971 में, वो किस कंट्री को हराया है? वो स्पेन को हराया है। सो इस हवाले से आप क्लियर हो जाएं कि पहला वो कंट्री था जिसको पाकिस्तान ने हराया वर्ल्ड कप में, वो 1971 में स्पेन था। साथ ही उसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो उसने किया, इसमें मेरा ये एस्पेक्ट, जो मैं सेशन लेता हूं, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप चीजों को इन डिटेल देखें, माइन्यूटली देखें। बाज़ औक़ात एग्जामिनर का उसी एरिया में से दूसरा क्वेश्चन भी वो पुटअप कर देता है, और उसने ऐसे ही किया है। यानी वो वर्ल्ड कप को, हॉकी को पाकिस्तान के बैकग्राउंड में देख रहा था, तो उसने दूसरा भी उठा लिया क्वेश्चन। वो ये था कि पाकिस्तान ने सेकेंड जो वर्ल्ड कप कब जीता और किस कंट्री को हरा के जीता? तो वो था 1978 में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया था। इसमें लर्निंग ये हुई कि आप किसी भी टॉपिक को पकड़ें तो उसको इन डिटेल देखें, इन डेप्थ देखें, तमाम एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव में देखें, ताकि कोई एस्पेक्ट उसका मिस ना हो। ये हो गया।
उसके बाद एक ही लॉर्ड है, प्री पार्टीशन की बात कर रहा हूं, जिसका जो असैसिनेटेड हुआ है इंडिया के अंदर, वो था लॉर्ड म्यू। तो ये क्वेश्चन आया था कि इसको कब इसकी डेथ होती है। इसकी डेथ होती है 9 फरवरी 1872 को। 9 फरवरी 1872 को लॉर्ड म्यू की डेथ होती है, ये डेट पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन जो है वो था वारदा स्कीम के हवाले से। एजुकेशन, इंडिया के अंदर एजुकेशन पॉलिसी किस तरह फॉर्मुलेट करनी है, वो किसने बनाई थी, वारदा स्कीम किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन था। उसका जवाब था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो जो कमेटी बनी थी एजुकेशन पॉलिसी किस तरह की होगी इंडिया के अंदर, तो वो जो कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे जाकिर हुसैन साहब। और ये 1938 में ये बनाई गई थी, वारदा स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये क्वेश्चन था किसने ये वारदा स्कीम बनाई थी। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था। उसका जवाब हमने सारी रिसर्च के बाद यही देखा कि इसका जवाब यही है कि वो वारदा स्कीम डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जाकिर हुसैन नाम था। ये याद रखिएगा। अगर आइंदा क्वेश्चन आता है तो ये याद रखिएगा कि ये 1938 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और जाकिर हुसैन साहब की कमेटी जो है सरबराही में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये था कि गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, ये किस, इनकी नेचर क्या है, ये प्योर हैं, ये हार्ड हैं, या उसके अलावा ये नेचुरल हैं। और चौथा था कोई नेज, इनकी केमिस्ट्री पूछी गई थी। तो उसका जवाब ये था कि ये गोल्ड, कॉपर और सिल्वर जो मेटल्स हैं ये कोई नेज मेटल्स हैं। उसका ये जवाब ये कोई नेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फीमेल की जो साउंड की जो पिच है ना, वो मेल से ज्यादा तेज होती है। तो वो वेवलेंथ की वजह से या फ्रीक्वेंसी की वजह से, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई वेवलेंथ की वजह से। तो याद रखिएगा कि जो फीमेल की जो साउंड की जो पिच है वो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से वो ज्यादा वो होती है, तेज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। उसके बाद जब क्वेश्चन है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का ये कब शुरू हुआ, उनका पीरियड, वो 13 हिजरी में शुरू हुआ था। इनका टाइम पीरियड जो जब हम 4th कैलिफ्स की बात करते हैं, पहले हजरत अबू बकर सदीक हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनका जो पीरियड है वो 13 हिजरी से शुरू होता है, 13 हिजरी से शुरू होता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, उर्दू का पहला सफरनामा जो है उसका नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं था, 16 ग्रेड को सूट करता था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था, उसका जवाब अजायबाते फरंग। पहला सफरनामा उर्दू का ये था जी, उसका जवाब था अजायबाते फरंग, ये था। अब मैं आपको साथ ये बता दूं कि ये किसने लिखा था, ये यूसुफ कमलपोश ने लिखा था, याद रख लीजिएगा। आइंदा ये भी आ सकता है कि अजायबाते फरंग किसने लिखी है, तो उसका जवाब ये है यूसुफ कमलपोश ने। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, आपको ये मजबूर करेगा कि आपको हर एस्पेक्ट को देखना चाहिए। स्टूडेंट्स के अंदर एक ये चीज अब गलतुलाम हो गई है कि हम पास्ट पेपर्स को देख लें, पास्ट पेपर्स बहुत से एरियाज को कवर कर लेते हैं, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, वो कवर करते हैं, चीजें रिपीट होती हैं, लेकिन वो सारा कुछ आपका नहीं होता। इस पे आपने होली सोली तकिया नहीं करना। आप हर चीज को, एक टॉपिक पकड़ लिया, उसको हर एंगल से देखें, हर एस्पेक्ट से देखें, तो फिर ही होगा। अब ये देखें क्वेश्चन, ओलंपिक गेम्स होती हैं, तो उसने पूछा है कि ओलंपिक का मोटो क्या है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आम क्वेश्चन है। ओलंपिक्स की बात होती है, हमें इसका आइडिया नहीं है कि इसका मोटो क्या है। साइटस, आल्टिस और फोर्टिस, ये 3 वर्ड्स हैं, याद रख लीजिएगा, ये ओलंपिक का मोटो है, साइटस, आल्टिस और फोर्टिस। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने एक दिन पहले अपने स्टूडेंट से डिस्कस भी किया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्डेस्ट जो थिंग है वो कौन सी है। वो दांत का जो इनेमल है वो है हार्डेस्ट चीज, जो हार्डेस्ट, इसको हार्डेस्ट ऑर्गन भी बोलते हैं। हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी वो है डेंटल इनेमल, ये याद रख लें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, उर्दू से रिलेटेड था। पानी में खंजर, एक बुक है, उसका मौजू क्या है,
पानी में खंजर, उसका मौजू है आबी आलूदगी। स्टूडेंट ने यहां पे बड़ी जो ना मैस क्रिएट की होगी, तो याद रख लें इसका जो है मौजू वो पूछा गया था वो था आबी आलूदगी। आगे फिर क्वेश्चन पूछा गया बुक से रिलेटेड। आयशा जलाल एक राइटर हैं, उनकी बुक है द सोल स्पोक्समैन जिन्नाह एंड पाकिस्तान। ये था जी जिन्नाह द मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान, ये क्वेश्चन था। ये किसने लिखी बुक? द सोल स्पोक्समैन कॉमा जिन्नाह द मुस्लिम लीग, फिर उसके बाद एंड पाकिस्तान। द सोल स्पोक्समैन कॉमा जिन्नाह द मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान। ये आयशा जलाल की बुक है, ये ऑब्जेक्टिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंप्यूटर से रिलेटेड, मैंने नोट किया है, वो है कीबोर्ड डिवाइस। जो कीबोर्ड है ये डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है? ये इनपुट डिवाइस है, ये इसका आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट है हेडफोन जो होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? तो उसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से था, WTO के हवाले से था। चाइना ने WTO को कब ज्वाइन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आना चाहिए था एक 16 ग्रेड की तैयारी करने वाले ऑफिसर को। चाइना ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को WTO को ज्वाइन किया था, याद रख लीजिएगा, आइंदा काम आएगा। WTO के हवाले से आपने याद रखना है कि ये कब बनी है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, अब इसके कितने मेंबर्स हैं, और ये जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो मेंबर्स हैं, इनकी मेंबरशिप तो आप हर यूएनओ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से याद रखा करें। तो चाइना ने WTO को 2001 में ज्वाइन किया था, ये इसका आंसर था। उसके अलावा सार्क के हवाले से था। आप ये देखेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को भी टच कर रहा है, साथ स्पोर्ट्स को देखा उसने, उसके अलावा उसने जनरल नॉलेज को देखा, एवरीडे साइंस को भी देखा, पॉलिटिक्स को भी देखा, अभी तक कंप्यूटर को भी देखा। अब वो पूछ रहा है कि सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया के अंदर, उसमें लेटेस्ट कंट्री कौन है जिसने सार्क को ज्वाइन किया? वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में 2007 में सार्क को ज्वाइन किया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो कौन सी है? ऑप्शंस में था, उसका जवाब था .ppt। इसका जो था कि एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट कौन सी है वो ये था। अब अब्दुल सलाम ईदी साहब के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो ईदी साहब का जो पूरा मैंने उसका लाइफ स्पैन निकाला, तो उनका लाइफ स्पैन है 1928 से लेकर 2016 तक। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था अब्दुस्तार ईदी के बारे में पूछा गया था कि इनकी डेथ कब हुई। इनकी डेथ 2016 में हुई। एग्जैक्ट याद रखें कि जुलाई 2016 में कराची में इनकी डेथ होती है। और मैंने फिर साथ ये कर दिया कि इनकी याद रख लें, आइंदा हो सकता है वो आपसे वो पूछ रहे कि इनकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है या कब इनकी तारीख पैदाइश है। तो याद रख लें इंडिया में बंटवा जाए इनकी पैदाइश है, BANTW बंटवा। 28 फरवरी 1928 को ये वहाँ पे पैदा हुए, और इनकी जो डेथ है जो आज के क्वेश्चन में थी वो कराची में है, जुलाई 2016 में। नेक्स्ट एक इंग्लिश का सिनोनिम पूछा गया था, बड़ा आसान था, एप्रीहेंशन। तो उसका सिनोनिम जो था वो था अरेस्ट। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था कंट्रोल C। इसका पर्पस क्या है? वो कॉपी द सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। फिर पूछा गया था जो कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीबोर्ड किसे कहते हैं? वो कीबोर्ड को ही कहते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके हवाले से था बर्ड फ्लू के हवाले से कि वायरस कौन सा है। तो बर्ड फ्लू के हवाले से याद रखिए कि ये एक वायरल डिजीज है। तो उसका नाम जो है वो H5N1, उस वायरस का नाम है H5N1। ये हो गया। नेक्स्ट जो पूछा था जो रेलवे ट्रैक है
सी पैक रेलवे ट्रैक वो कहां से कहां तक है? पेशावर से उसका जवाब है कराची तक। जो सी पैक रेलवे ट्रैक है वो पेशावर से शुरू होकर कराची तक है। उसके अलावा फिर सी पैक, अगला क्वेश्चन उसने सी पैक से उठा लिया। जैसे उसने वर्ल्ड ओलंपिक के हवाले से पूछा या वर्ल्ड कप, हाकी के वर्ल्ड कप के हवाले से पूछा, 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसे ही सी पैक के हवाले से भी उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो पर्पस क्या था? उसका जवाब था ऑल ऑफ दीज। तो उसमें क्या क्या था चीजें? उसमें कंस्ट्रक्शन था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें उसके अलावा डेवलपमेंट था, ट्रेड था, ये सारे उसका जवाब था ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलन हाइट के हवाले से पूछा गया था कि ये किसके कब्जे में है? ये बेसिकली शाम का, सीरिया का ये एरिया है और ये 1967 में इस पे कब्जा किया था इसराइल ने। ये इसराइल के कब्जे में है। आज का जवाब इसका ये था गोलन हाइट्स के हवाले से। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट जो रिवर है दुनिया का वो कौन सा है? बहुत इजी था ये। यू आर सपोज्ड टू नो दिस फैक्ट वेरी वेल कि वो दरिया नील है ऑब्वियसली। उसके अलावा यहां पे उसने इस्लामियत का बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। आम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नबूवत का दावा करने वाला पहला शख्स कौन था? उसका नाम हम सब जानते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब था। आज उसने ये पूछ लिया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब का असल नाम क्या था? तो याद रख ले उसका नाम था अस्वद आनसी। अस्वद आनसी उसका असल नाम था। मुसैलमा कज़्ज़ाब का असल नाम अस्वद आनसी था। सो लर्निंग ये हुई कि आपने सतही तौर पर किसी भी चीज को नहीं देखना, आपने इन डिटेल देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? ऑब्वियसली वो वेटिकन सिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदू महासभा, उनकी एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी हिंदू महासभा, इसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर था मदन मौलवी। मदन मालवीय भी बोलते हैं, मदन मौलवी इसका जवाब था आज का। और 1923 में ये बनी थी हिंदू महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन के एन्यूलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल की तंसीक कब हुई? तकसीम बंगाल की, तकसीम बंगाल 1905 में होती है, तो उसको 1911 में उसकी तंसीक होती है। ये याद रखना, जॉर्ज 5 के दौर में, जॉर्ज 5 के दौर में 1911 जवाब था। उम्मीद है कि आपने ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत रिपीटेड और बिटन क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल की उर्दू एक किताब है जो उर्दू में भी और फारसी में भी है, उसका नाम है अरमगाने हिजाज। ये दोनों बाइलिंगुअल बुक है, ये उर्दू में भी है और फारसी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्पिरिट ऑफ इस्लाम के राइटर का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटर क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो ट्रिकी हो। वो था सैयद अमीर अली। स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी? सैयद अमीर अली ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है उसने। मुनीर नियाजी की पैदाइश पूछी कि इंडिया के किस इलाके में हुई थी? वो होशियारपुर में हुई थी, इंडिया में होशियारपुर में। मुनीर नियाजी के हवाले से आपको इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ही पता होना चाहिए और जहां पे ये दफनाए गए हैं बरियल प्लेस का भी पता होना चाहिए आपको। इसको इस पर्सपेक्टिव पूछिएगा, मैंने वो नहीं किया, मैंने जस्ट टू द पॉइंट जो पेपर का क्वेश्चन था सिर्फ उसी को मैंने सामने रखा है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटर, हमारे दौर में भी ये क्वेश्चन आया करता था, तो आज आप ये याद रख लें कि बाबा फरीद गंज शकर के जो श्लोक हैं वो किस किताब में हैं? गुरु ग्रंथ किताब के अंदर वो मेंशन है। ये क्वेश्चन का आंसर था गुरु ग्रंथ। अश्लोक बाबा फरीद गंज शकर, सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ, उसके अंदर ये अश्लोक मेंशन है। उसके अलावा जो क्वेश्चन उसके थे मैथमेटिक्स के, वो मैंने आपसे मेंशन नहीं किए कि वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, वो आपको पता है आपने गलत किए हैं, सही किए हैं। लेकिन ये मैथमेटिक्स का पोर्शन छानना लगाएगा, मैं आपको ये बता दूं। डिफरेंस क्रिएट वो शख्स करेगा जिसका मैथमेटिक्स का पोर्शन ठीक हुआ है। और नज़ीर खान आपके लिए नेक ख्वाहिशात कि आपका पेपर जो मैथमेटिक्स का है वो ठीक हुआ है, पोर्शन जो है इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात हैं। बहरहाल ये 5 से 7 क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के, तो जिसने ये किए हैं सारे उसके 100% ठीक हैं, तो उसको एक ये तसल्ली होनी चाहिए कि वो एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। बाकी चीज़ें वो 20 to 50% डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, लेकिन ये 100% डिफरेंस क्रिएट करेगा। इंग्लिश का पोर्शन था, उसके अलावा
नरेशन के हवाले से था, एक बाय डिडंट ऑफ आया हुआ था। नजीर खान, ये मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये आप गलत करके आएंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, पेपर में चलता है ये, लेकिन आइंदा ये गलत नहीं होना चाहिए। बाय डिडंट ऑफ ये प्रपोजिशन है की वजह से प्रपोजिशन है। इडियम्स का भी था, ऑप्शन थी इडियम, प्रपोजिशन की थी, नन ऑफ दीज था। प्रपोजिशन था ये, उसमें मोस्ट रेलिवेंट था प्रपोजिशन, याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये था कि एपोस्ट्रॉफी जो होती है, एक नीचे कॉमा होता है, एक ऊपर कॉमा की फॉर्म में होता है, जिसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी किस चीज को एक्सप्रेस करती है? तो एपोस्ट्रॉफी पोजेशन को एक्सप्रेस करती है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था जो ग्रीन आइड मदर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर था वर्ड, मॉन्स्टर, तो वो जेलसी फैक्टर को जाहिर करता है। इस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था प्रीमियर लीग कब ये शुरू की गई, प्रीमियर लीग। तो ये प्रीमियर लीग के हवाले से आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इंग्लैंड की यानी दुनिया की वर्ल्ड फेमस लीग है और इंग्लैंड फुटबॉल लीग है ये, और इसका आगाज 1992 में होता है। ये इसका आंसर था 1992। नेक्स्ट बड़ा उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया और बड़ा उसने डीप में जाके, डेप्थ में जाके उसने इस चीज को उठाया है कि ओलंपिक्स के बारे में सारे जानते हैं। रिसेंट ओलंपिक्स का, पेरिस ओलंपिक्स जिस तरह हुई हैं, पहली ओलंपिक्स हम कहते हैं यूनान में हुई हैं, एथेंस में। ऐसे उसने पूछ लिया कि एशिया के अंदर ओलंपिक्स कितनी बार हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 16 ग्रेड के ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट को चाहिए था किस तरह देखे जाता। बहरहाल 4 बार हुई हैं। ये क्वेश्चन का आंसर था 4 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया है कब कब हुई हैं, तो याद रख लें। पहली दफा 1964 में टोक्यो में हुई हैं, उसके बाद फिर टोक्यो में 2021 में हुई हैं, 2 बार हो गया। 2008 में बीजिंग में हुई हैं और सियोल में 1988 में हुई हैं। ये 4 बार ओलंपिक्स एशिया के अंदर हो चुकी हैं। आइंदा आगे आपका असिस्टेंट एसएंड जीएडी का पेपर आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मत भूलिएगा कि एशिया के अंदर ओलंपिक्स अब तक 4 बार हो चुकी हैं। 2 बार टोक्यो के अंदर 1964 में और 2021 में। यह क्वेश्चन भी डाल सकता है वो कि वेरी फर्स्ट टाइम एशिया के अंदर ओलंपिक्स कब हुई है नजीर खान। तो याद रखिएगा एशिया के अंदर सबसे पहले टोक्यो के अंदर हुई है और वो 1964 में हुई है, और उसके बाद 2021 में हुई है टोक्यो के अंदर, 2008 में बीजिंग चाइना में और सियोल में 1988 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोरिया, जैसा साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया? कोरिया, नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों के लिए सेम चीज है कि ये किस कॉन्टिनेंट में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ज्योग्राफी मैंने सारी करवाई हुई है, इंडिविजुअली कंट्री वाइज हम चले हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आना चाहिए था। जिसने ये मिस किया है तो उसको असरनो अपनी तैयारी का जायजा लेना चाहिए। कोरिया एशिया के अंदर कंट्री है, एशिया के अंदर ये कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ये यूएस ने किस कंट्री के साथ की है? तो उसका जवाब ये था कि अमेरिका ने ये रशिया के साथ की है, और ये क्यूबन क्राइसिस जब चल रहे थे 1962 में, तब ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लैक बक को, हिरन की एक ब्रीड है ब्लैक बक, हमारे भावलपुर में भी है, हमारे लाल सुहानरा का जो हमारा है जू उसके अंदर है ये ब्लैक बक, स्पेशल उसका एक एरिया बनाया गया है। इसको री इंट्रोड्यूस करने के लिए कहां पे ये प्रोसेस गवर्नमेंट कर रही है, सिस्टम लॉन्च किया हुआ है? तो उसका जवाब ये था चोलिस्तान के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेल्टिट लेक, ये पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है? बेल्टिट लेक, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। याद रख लीजिएगा, अगर आज आप गलत करके आए तो आइंदा आप गलत नहीं करेंगे। लर्निंग यही है। बेल्टिट, BALTIT, बेल्टिट लेक, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उर्दू जुबान का पहला तनकीदी शायर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इंशा जी कूच करो अब इस शहर में जी का लगाना क्या। तो
तो ये इंशा जी हैं पहले तनकीदी शायर उर्दू के, ये याद रख लीजिएगा। अब सौमा, नेक्स्ट क्वेश्चन था सौमा किसे कहते हैं? यहूदियों की इबादत गाह को, ये था इसका आंसर, यहूदियों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? सौमा कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरह इनफाल के अंदर दो ग्रोहों का जिक्र किया गया, वो कौन से दो ग्रोह हैं? वो यहूदी और कुफार, ये दो ग्रोह हैं। ये आपको इस हवाले से क्लियर हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट था लेकिन ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉल शॉट, SHOT शॉट, इसके माने क्या है? कि इनिशिएटिव लेना। जो शख्स इनिशिएटिव लेता है किसी चीज का, उसके लिए ये इडियम है टू कॉल शॉट। दूसरा इडियम था टू स्क्रैच समवन बैक, ये मैंने चंद दिन पहले अपने स्टूडेंट्स को करवाया था। इसका मतलब होता है किसी के साथ कोई फेवर करना इस उम्मीद के साथ कि वो मेरे साथ भी करेगा। डू समवन अ फेवर इन होप दैट अ फेवर विल बी रिटर्न्ड। आइंदा अगर किसी पेपर में ये इडियम आता है तो आप मत भूलिएगा, इसका मतलब ये होता है समवन, टू डू समवन अ फेवर इन होप दैट अ फेवर विल बी रिटर्न्ड, बदले में भी वो मुझसे फेवर करेगा, किसी के साथ इस नीयत के साथ फेवर करना, तो इसका मतलब है टू स्क्रैच समवन्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे पहले कौन सी खातून है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया? तो वो खातून का नाम था मैरी क्यूरी। इसको 2 दफा नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, 1903 में, 1911 में। 1903 में इसको फिजिक्स में दिया गया है और 1911 में इसको केमिस्ट्री में दिया गया है, ये डिटेल याद रख लीजिएगा। लेकिन ये क्यूरी फैमिली है, इसके हस्बैंड को और इन दोनों को भी, ये पहला कपल है जिसको फर्स्ट टाइम जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। ये क्यूरी फैमिली पे नोबेल प्राइज की एसोसिएशन जो बनती है, इसको मत भूलिएगा। नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आपको इस पेपर में एग्जामिनर सेटर ने आपको ये एक इशारा दे दिया है कि इसको इस एतबार से देखिएगा। नेक्स्ट बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन था, हर शख्स से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसको पता हो, बहरहाल जिसने किया वेल डन। एक ड्रामा है वारिस, उसका जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था महबूब आलम। वेरी वेल नजीर खान, आपने ये करेक्ट किया। महबूब आलम उसका जो है मेन कैरेक्टर है वारिस ड्रामे का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिल्क सबसे पहले कहां प्रोड्यूस की गई? पहली दफा चाइना में सिल्क की प्रोडक्शन की गई, सिल्क। उसके बाद क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था कि ग्वादर पोर्ट कब और किस कंट्री से परचेज की गई पाकिस्तान ने की? तो वो ओमान है और 1958 में उससे परचेज की गई थी। याद रख लीजिएगा उस टाइम मलिक फिरोज खान नून की हुकूमत थी जब ये परचेज की गई थी। नेक्स्ट कश्मीर से रिलेटेड उसने क्वेश्चन उठाया था कि कश्मीर वाज सोल्ड, कितने में बेचा? वो 75 लाख में कश्मीर बेचा था। आज के ऑप्शंस में एमसीक्यूज में 75 लाख था और उसका जवाब भी 75 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड था, कीबोर्ड ये किस लिए यूज होता है? तो उसमें जो ऑप्शंस दी गई थी, उसमें जो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज थी, तो वो सब उस पर्पस के लिए, टाइपिंग और अदरवाइज जो भी है न्यूमेरिकल और ये सारा, उसका जवाब था ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये बैन की गई पाकिस्तान में, कब की गई? तो 1954 में, 1954 में ये बैन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की जो पहली असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको कब डिसॉल्व किया गया? वो 1954 में डिसॉल्व किया गया था। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि वो गुलाम मोहम्मद साहब जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनके दौर में इसको डिसॉल्व किया गया था। उन्हीं ने एक विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन हमारी पहली कानून साज असेंबली को डिसॉल्व किया था और उसमें मौलवी तमीजुद्दीन उसके स्पीकर थे। वो फिर पेशावर हाई कोर्ट में गया, तो वो अलग स्टोरी है। आप इस सारे पर्सपेक्टिव में इसको देखिएगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को वो सारा करवाया हुआ जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पोर्शन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉवरेनिटी किससे एसोसिएट की जा सकती है? अल्लाह से की जा सकती है। तो ये किसका पोर्शन है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पोर्शन है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1973 के पार्ट का
2A जो आर्टिकल है 1973 के आइन का, उसका जुज़्वे ला यनफिक है, इनएविटेबल पार्ट है। सो सॉवरेनिटी, अथॉरिटी किसके पास है? अलमाइटी अल्लाह के पास है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। उसने पूछा कि इमाम गजाली की जाए पैदाइश किस मुल्क के अंदर है? तो वो ईरान के अंदर उनकी पैदाइश है और 1058 में पैदा होते हैं और 1111 में उनकी डेथ होती है, ये याद रख लें। क्वेश्चन था, उसका जो आंसर था वो जाए पैदाइश उनकी है ईरान के अंदर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह की जो जाए पैदाइश है वो ईरान के अंदर है। तो साथ मैंने आपको उनका टेन्योर बता दिया, लाइफ स्पैन बता दिया, 1058 से 1111 याद रख लीजिएगा। बाकी इन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। ये कहाँ बरियल प्लेस इनकी का है, दफन का है, इन सारे एस्पेक्ट्स को मेरे सेशन में डिस्कस किया जाता है और आप वो ज्वाइन कर सकते हैं सेशन, डिटेल वहां भी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट एक इस्लामियात का क्वेश्चन जो है ना नजीर खान ने लिखा है, वो क्वेश्चन है कि सुलह हदैबिया जब होती है, सुलह हदैबिया के मुकाम पर जब वहां पे मीटिंग हो रही थी तो कुरैश की नुमाइंदगी किसने की थी? कुरैश की तरफ से नुमाइंदगी की थी सुहेल बिन अमर ने। सुहेल बिन अमर, इसको अमरो भी बोलते हैं लेकिन सुहेल बिन अमर जो है इसकी बेस्ट प्रोनाउंसिएशन है, उसने की थी। नेक्स्ट जो 76 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा आम रिपीटेड क्वेश्चन था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं? वो 5 हैं। और वो कौन से हैं? वो आसान था, 5 मेंबर्स हैं उसके, वो यूके, यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 मेंबर्स हैं। ये क्वेश्चन था। उसके अलावा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये पहले मैंने बता दिया, नाइल है। उसके अलावा एक और इडियम आया हुआ था, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख ओझल पहाड़ ओझल, बड़ा आसान था। उसके अलावा काबा की छत पर पड़े सबसे बड़े बुत का नाम क्या था? उसका नाम हुबल था। ये याद रख लें, ये लड़कों ने बड़ी मिस्टेक की है यहां पे, उसका नाम हुबल था। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपका एक एक नंबर, और एक नंबर में आपको पता है कितने पॉइंट्स होते हैं, आपको कहां से कहां ले जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि उस बुत का नाम था हुबल, हुबल उसका नाम था, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि नेपच्यून स्पीयर, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया था 2 मई 2011 को, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? नेपच्यून स्पीयर। क्वेश्चन ये था कि नेपच्यून स्पीयर ऑपरेशन किस लिए किया गया था? वो किससे रिलेटेड था? ओसामा बिन लादेन से रिलेटेड था, ये याद रख लीजिएगा। आउट बस का था, सिनोनिम पूछा गया था, पैरोक्सिम इसका था सिनोनिम, वो हो गया। उसके अलावा एक तरफैन तशबीह पूछा गया था, तरफैन तशबीह, तो वो अदात था, अदात उसका बनता है आंसर जो था। बाकी डायरेक्ट के हवाले से एक क्वेश्चन था। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि हाँ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत खालिद बिन वलीद को रिमूव किया था, तो वो उसकी जो रिमूवल हुई थी उनकी जगह पे किसको लेके आए थे? ये क्वेश्चन था कि जब हजरत खालिद बिन वलीद को रिमूव किया गया, यानी इनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया, और ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि ये जंगें सारी जो जीती जा रही हैं ना, ये हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से जीती जा रही हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह पर उन्होंने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को अपॉइंट किया था। तो आज के इस क्वेश्चन का जो आंसर था रिप्लेसमेंट ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो था हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था, स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट कौन सी है? वो मालदीव थी। बड़ा इंपॉर्टेंट था और इजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, मैंने ये करवाया भी हुआ है इन डिटेल, कि जो 1973 का आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है? वो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है, ये उसका जवाब था। उसके अलावा पेयर 2 आए थे, लाइट ग्लिंट, और उसका जो जवाब था वो था साउंड ब्लेयर। जिस तरह लाइट शाइन करती है ऐसे ही जो साउंड है वो ब्लास्ट करती है, ये इसका आंसर था। जिसने किया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया वो आइंदा गलती ना करे। लास्ट जो मैंने क्वेश्चन नोट किया है नजीर खान के साथ बैठ के, वो था कोरोना
वायरस का जो सेकंड वेरिएंट आया है उसका नाम क्या था? उसका नाम था ओमिक्रॉन, और ये 24 नवंबर 2021 को आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपको ऑथेंटिक, इतने इन डिटेल आज के पेपर के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो आपको किसी और भी चैनल से नहीं मिलेगी। तो आपके लिए लर्निंग ये है कि जिसने कर लिया अच्छा सो कर लिया, उसके लिए नेक ख्वाहिशात। जिससे ब्लंडर्स हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए, तबीयत की नासाजी की वजह से, अदरवाइज जो भी फैक्टर हुआ, तो उसमें लर्निंग ये है कि जो आज के पेपर में जिन जिन क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चंस में जिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस एरिया को हिट किया गया, उसने पीपीएससी के पेपर सेटर की आपको अप्रोच समझ आनी चाहिए। वो आइंदा पेपर्स में भी उसको वो कवर करने की कोशिश करेगा। जिस क्वेश्चन को और जिस क्वेश्चन में जिस उसने एरिया को हिट किया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उस सारे एरिया को इन डिटेल देखें। बिलखसूस ये असिस्टेंट एसएंड जीएडी की सीट्स हैं, मेरे पास उसका सेशन चल रहा है। जो ज्वाइन करना चाहे वीडियो में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। मैंने इन डिटेल इन सारे एरियाज को टच किया है, टच कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह सारा सिलसिला चलाएंगे। तो आइंदा पेपर में इन एरियाज से मुतालिक या इन क्वेश्चन से मुतालिक कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप रिपीटर होंगे मिस्टेक करने के हवाले से। सो अगर मेरे सेशंस को, मेरे पास सेशन इस टाइम चल रहे हैं, असिस्टेंट एसएंड जीएडी का सेशन चल रहा है, मेरे पास पीपीएससी की पाइपलाइन में जो है एएसआई और सब इंस्पेक्टर की सीट्स पी कैडेट के थ्रू वो सेशन चल रहा है, मेरे पास नायब तहसीलदार और तहसीलदार की तैयारी के लिए सेशन चल रहा है। आप में से कोई भी इन एग्जाम्स की या पीपीएससी के फोरम पे जो भी सीट्स अनाउंस होती हैं उनकी तैयारी के लिए अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो वो इस सेशन को या इस फोरम पे, इस चैनल पे जो भी सेशन शुरू हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकता है वीडियो में दिए गए नंबर पर राब्ता करके। तो जो जवान फुली होपफुल हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात, जो डिसहार्टेड हैं उनको ये चीज़ बावर अपने आप करवानी चाहिए कि अल्लाह ने जहां आपके लिए इज्जत रखी है, जहां अल्लाह ने आपका रिज़्क रखा है, तो आपको वहां पहुंचने पे कोई नहीं रोक सकता। दलेर हो जाएं। नाकामी कामयाबी का पहला जीना होती है। नाकामी उस वक्त कामयाबी बन जाती है जब आपके लिए वो एक लड़ने की अपॉर्चुनिटी हो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि नाकामी उस वक्त कामयाबी का पहला जीना बनती है जब आप उस नाकामी के प्रोसेस से लर्न करते हैं। अगर आप आंखें बंद करके वैसे ही उसको बाईपास कर दें तो मैं नहीं समझता कि वो जो है नाकामी आपके लिए कामयाबी का जीना बने। सो बहुत सी नेक ख्वाहिशात। इंटरव्यू की तैयारी के लिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तैयारी के लिए अभी चंद दिनों में सिलेबस आ जाएगा पैटर्न कि अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तैयारी है उसके लिए मेरे पास अलहदा बैच चलेगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंशाल्लाह अलहदा बैच चलाएंगे। तो जो ख्वाहिशमंद है, कोई तैयारी करना चाहे तो वो दिए गए वीडियो में नंबर पर राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकता है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। दुरूद शरीफ मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।